सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। यह खेल खेलने के लिए आपको दिखाए गए सारे शब्द या वाक्यांश पढ़ने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे शब्द पढ़ना ना आता हो? क्या आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है क्योंकि आप रोज कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कहानियां और निबंध? स्क्रीन पर एक एक करके आपको कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको ये शब्द जोर से पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई उस शब्द को पढ़ नहीं पाया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के विद्यार्थी खेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप पहले 5 शब्द अच्छी तरह पढ़ पाए। उसके बाद दिया गया शब्द आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ पाए और आखिर के 2-3 शब्द आप में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया। इसलिए सारे विद्यार्थी खेल से बाहर हो गए। मैं वे सारे शब्द फिर से जोर से पढ़ूंगी। सुनते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप आखिर के 3 शब्द क्यों नहीं पढ़ पाए। आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाए। जिन विद्यार्थियों को गुजराती आती थी वे गुजराती पढ़ पाए क्योंकि उसके अक्षर हिंदी से मिलते जुलते थे। पर आप आखिर के 3 शब्द नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप तमिल, कन्नड़ और चाइनीज लिपि से परिचित नहीं हैं। इसलिए ना तो आप वे शब्द पहचान पाए, ना ही याद करके उनके बारे में बता पाए। पहचानना और याद करके बताना, इनका क्या अर्थ होता है? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अकेले उड़ीसा गए हैं। आपको उड़िया पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती।
वहां के लोगों को हिंदी पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल का रास्ता मालूम नहीं है। आप अपने आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं, वे उड़िया में जवाब दे रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में गए होते तो आपको सड़क पर लगे बोर्ड पढ़कर सारी जानकारी मिल जाती। जिस जगह की भाषा आपको मालूम ना हो, ऐसी नई जगह पर कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू के दौरान यह पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। लोगों को यह बताना होता है कि वे कौन सी भाषाएं जानते हैं और किस भाषा से कितने ज्यादा परिचित हैं। यह दुनिया छोटी होती जा रही है और विज्ञान व आधुनिकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस तरह की दुनिया में काम कर पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भाषा सीखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किसके चित्र हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, डांडिया, कथकली, भरतनाट्यम, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कबड्डी, कैरम, हॉकी, सचिन तेंदुलकर, ए.आर. रहमान, मदर टेरेसा। चित्रों को अच्छी तरह पहचानने के लिए धन्यवाद। आपने इन स्थानों, नृत्यों, लोगों और खेलों को वास्तविक जीवन में या फिर चित्रों, टीवी, अखबार इत्यादि में देखा होगा, इसलिए आप ये चित्र पहचान पाए और याद करके इनके बारे में बता पाए। इसी तरह कुछ चिन्हों, विज्ञापन के नारों, गीतों इत्यादि को पहचाना जा सकता है। रुपए का चिन्ह भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हरी बत्ती, प्रश्न चिन्ह, खतरा। अब कुछ नए चिन्ह, अशोक लीलैंड, टिमटिम तारे, दूरदर्शन, रेड क्रॉस, आगे संकरी सड़क है,
कुछ विज्ञापन के नारे, तैयारी जीत की, बॉर्नवीटा, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, नो उल्लू बनावे, आइडिया नेटवर्क, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। अब इस धुन को पहचान कर बताइए कि ये किस विज्ञापन की है। डोकोमो। बहुत बढ़िया था छात्रों, आपने जाने माने प्रतीक, चिन्ह, नारे और गीत पहचाने। इसी तरह हम जीवन में कई चीजों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमने पहले उन्हें कहीं देखा है। ठीक से याद करने पर हम उस व्यक्ति का नाम, शहर और अन्य संबंधित जानकारी भी बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को पहचानते हुए भी उसके बारे में कोई जानकारी ठीक से याद नहीं कर पाते। क्या आप उन गीतों को पहचान पाते हैं जो आपने पहले सुने हो? क्या आप किसी फूल या इत्र की खुशबू पहचान पाते हैं जो आपने पहले सूंघी हो? क्या किसी स्वादिष्ट चाय का स्वाद आपके मुंह में काफी देर तक रहता है? क्या आप अपनी चाय की तुलना उस चाय से करते हैं जो आपने पहले पी थी? क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई फल पका हुआ है या नहीं? क्या आप किसी कपड़े को हाथ लगाकर यह पहचान पाते हैं कि उस कपड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? अब एक कहानी का समय है। आज मीना का जन्मदिन है। उसे संगीत बहुत पसंद है। उसकी सहेली मधु ने उसके लिए लोक संगीत की अच्छी सीडी ढूंढी ताकि वह उसे जन्मदिन पर तोहफा दे सके। मीना के घर जाते समय मधु मन में सोच रही थी कि मीना अपना तोहफा देखकर खुश होगी। जब वह मीना के घर पहुंची तब मीना ने तोहफा स्वीकार करके मधु को धन्यवाद दिया। तोहफा मेज पर रखा और उससे एक फिल्म के बारे में बात करने लगी जो उसने हाल ही में देखी थी। तभी उनकी सहेली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने मीना को किसी फिल्म के गीतों की सीडी दी। मीना वह सीडी देखकर बहुत खुश हुई और उसने सीडी को तुरंत बजाया और गीत सुनने लगी। मीना ने लक्ष्मी का तोहफा इतने उत्साह के साथ क्यों लिया, जबकि वह मधु के तोहफे को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई। मधु को लगा कि मीना को लोक संगीत पसंद आएगा, इसलिए वह उसके लिए सीडी लेकर आई। शायद लक्ष्मी को मालूम था कि मीना को फिल्म संगीत पसंद है, इसलिए वह मीना के लिए वही लेकर आई। जो बात लक्ष्मी याद रख पाई वह मधु को याद नहीं रही। पहचानने और याद रखने से हमें दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? हर रविवार को कमला अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर नजदीक के बांध तक जाती है। वह अपने काम इस तरह से करती है ताकि वह हर रविवार को दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का यह पैटर्न कायम रख सके। ऐसा करने से उसे बहुत आनंद मिलता है। क्या आप ऐसे किसी पैटर्न को पहचान सकते हैं जिससे आपको सुख, जोश, गर्व, संतुष्टि इत्यादि का आभास होता है? जिस तरह से हम उन परिस्थितियों, व्यवहारों और कार्यों को पहचान पाते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, उसी तरह
हम ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों को भी पहचान सकते हैं जिनसे दूसरों को खुशी या दुख महसूस होगा। उदाहरण के लिए, कुमार ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है और उसे अक्सर अपने सहपाठियों पर गुस्सा आता है। जब उसके गुस्से के पैटर्न को देखा गया तो यह पता चला कि जब भी कोई विद्यार्थी उससे पूछे बिना उसकी चीजें ले लेता है तब उसे गुस्सा आता है। यह बात नोट करने के बाद उसके सहपाठी उसकी चीजें लेने से पहले उसकी इजाजत लेने लगे। जब हम खुद के और दूसरों के व्यवहार को याद करके उसमें एक पैटर्न देखते हैं तो हम ऐसे काम करने से खुद को रोक पाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएं होती हैं और नकारात्मक भावनाएं सामने आती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, डर इत्यादि। पहचानने और याद करने से हम ऐसी अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। अब एक कहानी का समय है। ईशा ने एक किस्म की कलर पेंसिलें खरीदी और उन्हें 2 बार इस्तेमाल किया। वह उन पेंसिलों से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने अगली बार अलग किस्म की पेंसिलें खरीदी। आमतौर पर याद रखने और पहचानने से हम कुछ काम कर पाते हैं या फिर कुछ काम टाल पाते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं दर्शाई जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या दर्शाया गया है और क्यों? लज्जा, गुस्सा, लिफ्ट मांगना, कृपया चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब आपने चित्रों के बारे में अंदाजा लगाया तब आप अनुमान लगा रहे थे? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। वीडियो में लोगों की भाषा और पोशाक देखकर आपको पता लगाना है कि ये लोग किस जगह से हैं। आप तैयार हैं?
उन सब लोगों को बधाई हो जिन्होंने यह सही अनुमान लगाया कि ये लोग केरल, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। जिस तरह से चेहरे के भाव देखकर व्यक्ति की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह भाषा और पोशाक देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे देश के किस भाग से हैं। इसी तरह भाषा या बोली के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। यह भोजपुरी है। बड़े बात आकर दी मैं, कैसा मिलेंगी नाम से लड़की? मुगलपुरे का चप्पा चप्पा मालूम मेरे को, लेकिन उसमें एक नीलूफर कैसा मिलेंगी? यह हैदराबादी हिंदी है। और भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट। यह ब्रज भाषा है। अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग। यह भोपाली हिंदी है। अंकल जी, ए छोरी के बावड़ी हो गई तू के अंकल अंकल कर ऐसा है? आइए ना, इधर आइए। तना चाहना पड़ा के आफत आ गई सा। यह हरियाणवी हिंदी है। अनुमान लगाने से हम भावनाओं, इशारों, संस्कृति, देश, क्षेत्र इत्यादि को जान सकते हैं। क्या अब हम अगला क्रियाकलाप करें? इन बादलों को देखिए। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? पहला, पूरा चांद निकलने वाला है। दूसरा, गर्मी बढ़ने वाली है। तीसरा, तेज बारिश हो सकती है। जब हमें काले घने बादल दिखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह लोगों के बारे में कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसी तरह हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। मछुआरे इन अनुमानों के आधार पर ही हवा के रुख और मछलियों के होने के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरह किसान हवा और बारिश के बारे में पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ट्रैफिक जैम किस वजह से हुआ? धन्यवाद। यह किसी भी कारण से हो सकता है। कोई रेलवे फाटक बंद होना, कोई दुर्घटना, धार्मिक जुलूस, गिरा हुआ पेड़, धरना इत्यादि। हमने एक ही चीज के कई कारणों के बारे में क्यों सोचा? हम सब अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कारण बताए। हमने जो
पढ़ा होता है या जो दूसरों से सुना होता है, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तब हमारा दिमाग उससे संबंधित घटनाओं को याद करता है जो पहले घटी थी। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह घटना पहले घटी हुई घटना जैसी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। क्या ऐसे अनुमान हमेशा सही होते हैं? कुछ क्रियाकलापों के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस बात के लिए इशारा कर रहा है? धन्यवाद। इस इशारे का कोई भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि रुको, सदा खुश रहो, धैर्य रखो, ऐसा मत करो इत्यादि। लोग अपनी धारणाओं और अनुभवों के आधार पर रंगों, चिन्हों, इशारों, कार्यों और हरकतों के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अब एक कहानी सुनेंगे। मनोज रोज एक जवान लड़के को बस स्टॉप पर देखता है। वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए मोबाइल फोन पर किसी से बातें करता है। जब वह मनोज को देखता है, तब वह मुस्कुराता है। मनोज भी उसे देखकर मुस्कुराता है। एक दिन मनोज की बस छूट गई। उसने उस व्यक्ति से निवेदन किया कि वह उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ दे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। वह तो पार्किंग में खड़ी किसी भी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। मनोज बहुत निराश हुआ और दौड़कर अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा। यह धारणा रखना गलत होगा कि हमारे सारे अनुमान सही होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ अनुमान लगाएं, पर वह अनुमान उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाए। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही है या नहीं? जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले एक पहेली बूझें? एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहा था। उसके घर का चौकीदार उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, कृपया इस ट्रेन में ना बैठें। मुझे 4 घंटे पहले एक सपना आया था कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। व्यापारी उस ट्रेन में नहीं बैठा और जैसे कि उस चौकीदार ने कहा था, वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यापारी की जान बच गई, पर उस चौकीदार की नौकरी चली गई। व्यापारी ने यह अनुमान लगाया कि चौकीदार रात को काम करने की जगह सो रहा था, इसलिए उसने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। मैं आशा करती हूं कि आप भी सही और उचित तरीके से अनुमान लगाते हुए अपनी समीक्षात्मक सोच को विकसित करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें?
अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। लोग अपनी धारणाओं, अनुभवों और काम करने के तरीकों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अनुमान एक ही चीज के लिए अलग हो सकते हैं। हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। नदी के किनारे एक आदमी था। उसके पास एक छोटी नाव, एक बाघ, एक बकरी और घास की गठरी थी। उसे नदी पार करनी थी। वह नाव बहुत छोटी थी। उसमें नाविक के अलावा केवल एक प्राणी या केवल एक चीज और आ सकती थी। अगर वह बाघ को पहले ले जाता तो बकरी घास खा जाती। अगर वह घास को पहले ले जाता तो बाघ बकरी को खा जाता। अगर उसे सारी चीजें सही सलामत रखते हुए नदी पार करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। पहले उसे बकरी को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए ताकि घास बाघ के पास सुरक्षित रहे। फिर उसे घास को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए, पर बकरी को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। तीसरे चक्कर में उसे बाघ को साथ ले जाना चाहिए और बकरी को वहां छोड़ देना चाहिए। बाघ को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद उसे वापस बकरी को लेने जाना चाहिए। इस तरह वह तीनों चीजों को सही सलामत रख सकता है। आपने यह पहेली कैसे हल की? आपने इसे हल कर लिया क्योंकि आपने बकरी को घास के साथ और बाघ को बकरी के साथ छोड़ने के परिणामों के बारे में सोचा। आपने इस समस्या के कई पहलू देखे और फिर इसका हल निकाला। जब हम किसी चीज के कई पहलू देखते हैं, तब हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। आप सब ने कभी ना कभी कोई पहेली हल की होगी या किसी को पहेली हल करने के लिए दी होगी, तो हम कह सकते हैं कि आपको समस्या का विश्लेषण करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। आइए एक पहेली के द्वारा आपकी
विश्लेषण करने की योग्यता को काम में लेते हैं। तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, झट से घर में घुस जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना रह पाओगे। बताओ मैं कौन हूं? सही कहा, जवाब है हवा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? पहली बार पढ़ने पर हमें यह कठिन लगा होगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। पर जब हमने वाक्यों को अलग अलग करके उनके अर्थ पर ध्यान दिया, तो हमें यह सूझा कि यह कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आखिरी वाक्य पढ़कर यह समझ आने लगा कि यह ऐसी चीज है जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। हम उत्तर ढूंढने के लिए विश्लेषण कर रहे थे। जो विद्यार्थी सही जवाब नहीं बता पाए, वे भी अलग अलग तरह से सोचकर विश्लेषण कर रहे थे। अब एक और पहेली। अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, बताओ मैं कौन हूं? सही कहा, इसका जवाब है चश्मा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? जब आपने पहली बार पहेली पढ़ी, तो आपने ऐसी चीजों या लोगों के बारे में सोचा होगा जो हमें पढ़ाते हैं। फिर आपने ऐसी चीजों के बारे में सोचा होगा जो हमारे नाक पर बैठ सकती हैं। इससे आपको चश्मे का ख्याल आया होगा। फिर आपने पहेली में दी गई बातों की तुलना चश्मे से की होगी। तुलना करना भी समीक्षात्मक विचार का एक पहलू है। आपको स्क्रीन के बाईं तरफ और दाईं तरफ कुछ चित्र दिखाई देंगे। आपको उनके सही जोड़े बनाने हैं, ठीक है? जूते, बटन, शर्ट, चित्र या तस्वीर, प्रकार, रबर, रंगों का डिब्बा, लेस या फीते, पेंसिल, वृत्त। क्या हम उत्तर देखें? हमें सही जवाब कैसे पता चले? हमने बाईं ओर दिखाई गई चीजों को एक समूह माना और दाईं ओर दिखाई गई चीजों को दूसरा समूह। फिर हमने बाईं ओर से एक चीज ली और दाईं ओर की सूची में उससे संबंधित एक चीज देखने की कोशिश की। उदाहरण के लिए हमें जूते और बटन, चित्र, रबर, वृत्त के बीच में कोई संबंध नहीं दिखा, इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया। हमने देखा कि जूते को लेस या फीते से मिलाया जा सकता है, इसलिए हमने इनका जोड़ा बना दिया। संबंधी स्थापित करना भी समीक्षात्मक सोच का एक तरीका है। क्या हम कुछ और चीजों के बीच संबंध बनाएं? स्क्रीन पर कुछ तुलनात्मक संबंध दिखाए गए हैं। आपको छूटी हुई संख्या पहचाननी है। अगर 6 और 24 के बीच वही संबंध है जो 10 और 40 के बीच है, और वही संबंध 16 और छूटी हुई संख्या के बीच है, तो वह छूटी हुई संख्या कौन सी है? 6 को 4 गुना करने से 24 मिलता है। 10 को 4 गुना करने से 40 मिलता है। इसलिए छूटी हुई संख्या होगी 64, क्योंकि यह 16 की 4 गुना होगी। हम कह सकते हैं कि 16 और 64 के बीच में
वही संबंध है जो 6 और 24 के बीच और 10 व 40 के बीच है। अगली पहेली, अगर मेंढक टर्राता है तो हाथी क्या करता है? मेंढक की आवाज को टर्राना कहते हैं, हाथी की आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। अब एक और पहेली, जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में एक संबंध है, उसी तरह वर्ग का संबंध किस चीज के साथ है? जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में संबंध है, उसी तरह वर्ग और घन के बीच में संबंध है, इसलिए सही जवाब है घन। अगली पहेली, महाराष्ट्र और मुंबई के बीच जो संबंध है, वह संबंध दक्षिण बंगाल का किसके साथ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दक्षिण बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसलिए सही जवाब है कोलकाता। इन सब पहेलियों में 2 चीजों के जोड़े थे। हम यह पहचान पाए कि उन जोड़ों के बीच में क्या संबंध है और उन दोनों जोड़ों के संबंध की तुलना किस तरह की जा सकती है। जो जोड़ा दिया गया था, उसके संबंध के आधार पर हम अधूरे जोड़े को पूरा कर पाए। जब हम 2 जोड़ों के बीच के संबंध को देखते हुए कोई छूटी हुई चीज का पता लगा सकते हैं, तो हम ऐसी चीज का भी पता लगा सकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखकर यह बताएं कि इनमें अजीब बात कौन सी है। चांदनी रात में कमल खिला हुआ है, रेगिस्तान में एक नाव है, एक भारतीय भैंस के बगल में पेंगुइन खड़ा है, रेगिस्तान में दरियाई घोड़ा है। बहुत बढ़िया। कमल के फूल को चांदनी रात में खिला हुआ बताना अजीब लगता है, क्योंकि वह केवल धूप में खिलता है और रात को बंद हो जाता है। नाव चलाने के लिए पानी होना चाहिए, इसलिए रेगिस्तान में नाव देखकर अजीब लगता है। पेंगुइन एंटार्क्टिका जैसी ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भारत जैसी गर्म जगहों पर दिखना अजीब है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, उसे रेगिस्तान में देखकर अजीब लगता है। विश्लेषण के तरीके। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। अब एक और पहेली हल करेंगे। एक दिन कमला ने देखा कि उसके पड़ोसी गायत्री और गरिमा दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। जब वह उनके पास गई, तब उन्होंने उसे अपनी समस्या बताई और झगड़ा निपटाने के लिए कहा। उनकी बात सुनने के बाद कमला ने उस मामले में अपनी राय देने से मना कर दिया। जब उसकी बेटी राखी ने पूछा कि वहां क्या हुआ था, तब कमला ने बताया कि वे मुर्गे के अंडों के बारे में झगड़ रहे थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे, तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए। क्या आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे, तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए?
अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक मुर्गा कभी अंडे नहीं देता। वह मुर्गा गरिमा के घर में तो क्या, बल्कि किसी भी घर में अंडे नहीं देगा। इसलिए कमला इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सकती। किसी संभावना का पता लगाना भी विश्लेषण का एक तरीका है। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। विश्लेषण के तरीके: पहला, तुलना करना। दूसरा, संबंध बनाना। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। चौथा, संभावना का पता लगाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने विश्लेषण के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा की थी। क्या अब हम देखें कि हम इन तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में किस तरह से कर सकते हैं? बाहर जाने से पहले मारूफा के पिता ने उसे कहा कि वह घर में बिखरे हुए सारे अखबार समेटकर आधे घंटे में उनकी मेज पर रख दे। मारूफा अपनी बहन के साथ एक खेल खेलने में व्यस्त थी और वह इस बारे में बिल्कुल भूल गई। जब घड़ी का घंटा बजा तब उसे वह काम याद आया। वह दौड़कर अंदर गई और उसने अपनी बहन से कहा, रुको, अगर मैंने ये अखबार नहीं समेटे तो पापा को बहुत गुस्सा आएगा। यह घटना घटने से पहले ही मारूफा को कैसे पता चला कि उसके पापा को गुस्सा आएगा? वह इस बात को जान पाई कि उसे जो काम दिया गया था, अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। उसे पता था कि काम पूरा ना होने पर उसके पापा की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह किसी कार्य के परिणाम का पूर्वानुमान कर पाई। पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। जब हम कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी और रविवार के दिन पर्यटक स्थलों पर बहुत भीड़ होगी, तब हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। पहला, पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। आपको पता चला है कि सुबह स्कूल जाने के रास्ते में एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है। आप यह समझते हैं कि उस समय वहां ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इस परिस्थिति के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? आप या तो जुलूस निकलने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे या फिर स्कूल के लिए दूसरा रास्ता लेंगे, है ना? इसे निष्कर्ष निकालना कहते हैं। निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। आपने एक चित्र बनाया और अपने सहपाठियों को दिखाया। एक सहपाठी ने कहा, यह बहुत अच्छा है, बधाई हो। दूसरे ने कहा, कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता। फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो। तीसरे ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने ये छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। इन बातों को सुनकर
आप इन लोगों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर कोई कहता है यह बहुत अच्छा है, बधाई हो, पर आपको यह नहीं बताता कि वह अच्छा क्यों है, तो वह ऐसे ही बाहरी तौर पर आपकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपकी केवल जान पहचान हो सकती है। जो व्यक्ति कहता है कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता, फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो, वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने यह छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता, वह ना केवल आपकी प्रशंसा कर रहा है बल्कि आपकी कमियां भी बता रहा है और आपके काम को सुधारने के सुझाव भी दे रहा है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा भरोसेमंद मित्र होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार और बातचीत का विश्लेषण करके हम भरोसेमंद और अविश्वसनीय व्यक्तियों के बीच का फर्क जान सकते हैं। ऐसा करके हम अविश्वसनीय लोगों से बच सकते हैं। अब अगली कहानी। सन 1919 में विक्रम साराभाई उद्योगपतियों के परिवार में पैदा हुए थे। भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन उनके परिवार से मिलने और उनके साथ रहने आया करते थे। ऐसे महान व्यक्तियों की संगत का विक्रम साराभाई के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ। कैम्ब्रिज से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सर सीवी रमन के साथ काम किया। उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है और उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। जो लोग उनके जीवन के बारे में पढ़कर उसका विश्लेषण करेंगे, वे यह जान पाएंगे कि वे दूरदर्शी थे। उन्होंने अंतरिक्ष अध्ययन से संबंधित नवीन तकनीकों को इजाद किया और वे एक अच्छे उद्योगपति भी थे। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने के बाद हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। इसी तरह हम और भी कई महान लोगों के बारे में पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, जिस तरह वे जीवन में आगे बढ़े, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपके आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई महान काम किया है? क्या आप उनके जीवन का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि उनकी सफलता का कारण क्या है? सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।